हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज एक बार फिर से एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे उन सभी लिटरेरी टर्म्स की जो स्टार्ट हो रहे हैं एस से। लिटरेरी टर्म्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। इससे पहले हम एस से पहले के सभी अल्फ़ाबेट्स की वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं। पहला टर्म है सार्काज्म। Sarcasm is derived from the French word sarcasmor and also from the Greek word sarcasine, which means tear flesh or grin the teeth. Somehow, in simple words, it means to speak bitterly. Generally, the literary meaning is different than what the speaker intends to say through sarcasm. Sarcasm is a literary and rhetorical device that is meant to mock, often with satirical or ironic remarks, with a purpose to amuse and hurt someone or some section of society simultaneously. Sarcasm फ्रेंच भाषा के शब्द सार्कास्मोर और ग्रीक भाषा के शब्द सार्कजीन से बना है, जिनका मतलब होता है टीयर फ्लैश और ग्रिन द टीथ। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इनका मतलब था किसी के बारे में बुरा भला कहना। सामान्यता जब सार्काज्म का इस्तेमाल राइटर करता है तो उसके थ्रू उसका स्पीकर का जो मतलब होता है कहने का वो अलग होता है, जो हमें एक्चुअल वर्ड्स पढ़कर नज़र आता है उससे। आपको सेंटेंस पढ़कर अगर आप उसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कहना कुछ और चाह रहा है स्पीकर, उसी को हम सार्काज्म बोलते हैं। सार्काज्म एक लिटरेरी और रिटोरिकल डिवाइस है जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। प्रायः इसमें कटाक्ष करके उड़ाया जाता है या आयरॉनिक रिमार्क्स करके उड़ाया जाता है, और इसका पर्पस होता है या तो किसी का मनोरंजन करना मजाक उड़ाकर, या किसी को हर्ट करना, या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट करना, या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अम्यूज़ करना। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लिटरेचर में इसके एग्जाम्पल अगर आप लें तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जूलियस सीजर से। आपको वहाँ पर मार्क एंटनी की एक स्पीच याद होगी, फ्रेंड्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स से स्टार्ट होती है वो स्पीच, याद है अगर आपको। तो इस स्पीच में मार्क एंटनी बार बार ऑनरेबल मैन का इस्तेमाल करता है ब्रूटस के लिए। ऑनरेबल मैन का लिटरल मीनिंग क्या है? सम्मानित व्यक्ति, लेकिन दरअसल मार्क एंटनी वहाँ ऑनरेबल मैन का इस्तेमाल उसके सम्मान के लिए नहीं बल्कि उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए कर रहा था कि ब्रूटस ने जूलियस सीजर जैसे महान व्यक्ति की हत्या कर दी। तो वहाँ मीनिंग कुछ और है लेकिन स्पीकर कहना कुछ और चाहता है, वही सार्काज्म होता है। और मकसद क्या है? कटाक्ष करना, हर्ट करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सुनिए। मेंडिंग वॉल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना, वहाँ पर एक लाइन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो अगर ये आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि दो पड़ोसी होते हैं, वो अपने बीच में एक दीवार बना लेते हैं। हर साल सर्दी आने पर ये दीवार टूट जाती है, वो दोनों पड़ोसी मिलते हैं और उस दीवार को दोबारा बनाते हैं। तो इस तरह से वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ। अगर वो दीवार ना हो तो एक्चुअल में वो एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड ना करें, लेकिन ये दीवार की वजह से वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सार्काज्म है इस लाइन में कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यहाँ पर लिटरल मीनिंग अलग है। वैसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यार बीच में दीवार कर रहे हो तो अच्छे नेबर्स कैसे हुए, ठीक है, लेकिन मीनिंग दूसरा है इसका, क्योंकि वो दीवार टूटती है बार बार और उसे जोड़ने के लिए, उसे दोबारा बनाने के लिए दोनों पड़ोसी मिलते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है सेस्कियोपेडेलियन। Sesquipedalian is derived from the Latin word sesquiopedalis, which means the words are a foot and a half long. It is a stylistic device defined as the use of words that are very long and have several syllables. In other words, sesquipedalian writing or speech involves the overuse of long syllabic, multisyllabic words or excessive use of extraordinarily long words. सेस्किपेडेलियन लैटिन भाषा के शब्द से बना है, सेस्किपेडालिस से, जिसका मतलब होता है वो शब्द
जिनके फुट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो या 1.5 फीट से बनता है, ठीक है। ये एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है। इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वो शब्द जिसमें ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, कई सिलेबल्स होते हैं जिन शब्दों में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेस्किपेडेलियन का एक मतलब ये भी होता है जब आप बोलते हैं या लिखते हैं ऐसे शब्दों के साथ जहाँ पर ओवर यूज़, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो किसका, सिलेबल्स का, मल्टी सिलेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो या एक्सेसिव यूज़ किया गया हो बहुत लंबे लंबे शब्दों का, यही सेस्किपेडेलियन कहा जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे एक शब्द है बॉय, BOY, ये एक ही सिलेबल का शब्द है बॉय, एक ही बार बोला जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंट, इसमें 3 सिलेबल हैं। आई इंटेलिजेंट, इसमें आपको 3 बार रुकना पड़ रहा है, ये 3 सिलेबल का शब्द हो गया। लेकिन जब काफ़ी सारे सिलेबल्स हों, लंबे चौड़े शब्द हों, वही सेस्किपेडेलियन कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे एक शब्द है एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, तो ये पूरा शब्द देखिए कितने सारे सिलेबल्स हैं इसमें। एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म 5 सिलेबल का शब्द हो गया ये। शशि थरूर बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। नेक्स्ट टर्म है सेटिंग। सेटिंग इज एन एनवायरमेंट और सराउंडिंग इन विच एन इवेंट और स्टोरी टेक्स प्लेस. It may provide particular information about placement and timing, such as New York, America in the year 1820. Setting could be simply descriptive, like a lonely cottage on a mountain. Social conditions, historical time, geographical locations, weather, immediate surroundings, and timing are all different aspects of setting. Setting एक environment है या आपके चारों तरफ की चीज़ें हैं जो किसी कहानी में आपको बताई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। ये आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे सकती है जगह के बारे में या समय के बारे में। जैसे कहानी स्टार्ट हो कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, या साल 1820 की बात है, तो ये सब जगह के बारे में बात कर रही हैं, समय के बारे में आपको बता रही हैं। सेटिंग डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, जैसे आपको किसी कुटिया के बारे में बताया जा रहा हो माउंटेन के ऊपर, कि एक माउंटेन है, उस पर एक कुटिया है, कुटिया के ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है, एक छोटा सा कच्चा रास्ता है, तो ये सब भी सेटिंग है। सोशल कंडीशंस बताई जा सकती हैं कि समाज कैसा है कहानी में, ठीक है। हिस्टोरिकल टाइम बताया जा सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगर बताई जा रही हो, मौसम बताया जा रहा हो, या जो कैरेक्टर जिसकी बात चल रही है, जो सीन चल रहा है उसके चारों तरफ क्या है, उस कमरे में क्या है। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि कमरे में एक बेड पड़ा है, एक कुर्सी पड़ी है, बोतल रखी है, तो ये भी सेटिंग होती है। या टाइमिंग्स बताई जा रही हो, ये सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सेटिंग के। There are 3 major components of setting: social environment, place and time. लेकिन 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेटिंग के, एक तो सोशल एनवायरनमेंट, प्लेस और टाइम। और मोस्टली तो एग्जाम में प्लेस और टाइम से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर प्ले का प्लेस सेटिंग क्या है या टाइम सेटिंग क्या है। इसे बताया कैसे जाता है, जैसे मैं कोई कहानी लिख दूँ और वो कहानी हो प्राचीन रोम की, तो सेटिंग टाइम क्या होगा उसका, तो आपको बताना पड़ेगा कि 500 BC, ठीक है, ये प्राचीन ग्रीक टाइम है। और उस कहानी में मैं मान लीजिए मेसोपोटामिया जगह का नाम रख दूं या कोई काल्पनिक जगह का नाम रख दूं, तो फिर आपको सेटिंग प्लेस बतानी पड़ेगी, तो वो शहर का नाम बताना पड़ेगा आपको। तो सेटिंग इन्हीं को बोलते हैं, खासतौर से टाइम को और प्लेस को, कि किसी कहानी की सेटिंग किस प्लेस पर है और किस समय की कहानी है। नेक्स्ट टर्म है सिमिली। Simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things. Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of the words like or as. Therefore, it is a direct comparison. Simile एक figure of speech है जो कि comparison करती है, similarities दर्शाती है दो अलग अलग वस्तुओं में। ये metaphor की तरह नहीं है। Simile जब resemblance को show करती है तो कुछ शब्दों की मदद से करती है, जैसे like और as। मेटाफोर में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता, ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें तुलना की जाती है डायरेक्ट। कॉमन एग्जांपल सिमिली के, आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस, हमारे सैनिक इतने ब्रेव हैं जितने कि शेर होते हैं। तो यहाँ पर सैनिकों की तुलना शेरों से की जा रही है और एज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। द डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम, उसमें लाइन है, आई
वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो मैं भटक रहा था या टहल रहा था अकेला एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। तो मेरी तुलना किससे हो रही है? बादल से, और एज का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट टर्म है स्लैंग। Words that are not a part of standard vocabulary or language and which are used informally are called slang. These words are more commonly used in speech than in writing. वो शब्द जो स्टैंडर्ड वोकेबलरी और भाषा का हिस्सा नहीं होते, जिन्हें आप फॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, स्लैंग कहलाते हैं। ये शब्द जो होते हैं वो कॉमनली बोलने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि लिखने में। इसे शिष्टेतर भाषा कहा जाता है हिंदी में, यानी वो भाषा जो आप लिखने में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सिर्फ बोलने में करते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। हर कल्चर, हर रीजन में अलग अलग स्लैंग्स होते हैं। ठीक है, अमेरिकन्स के अलग स्लैंग्स हैं और अफ्रीकन्स के अलग स्लैंग्स हैं, हम इंडियंस के अलग स्लैंग्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। आई एम सो अपसेट अबाउट माई बर्थडे पार्टी पिक्चर्स। माई ब्रदर इज मेकिंग फेसेस बिहाइंड मी इन एवरी पिक्चर। व्हाट अ फोटो बॉम्ब। तो फोटो बॉम्ब हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत अपसेट था मेरी बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स को लेकर। मेरा भाई हर फोटो में मेरे पीछे अजीब अजीब मुंह बना रहा है। वो एक फ़ोटो बॉम्ब था। फ़ोटो बॉम्ब हम किसे बोलते हैं? जो फ़ोटो बिगाड़ देता है बीच में आकर। ठीक है, तो फ़ोटो बॉम्ब स्लैंग है, ये स्टैंडर्ड वोकेबलरी या भाषा का शब्द नहीं है। फ़ोटो बॉम्ब जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है soliloquy. A soliloquy is a popular literary device often used in drama to reveal the innermost thoughts of a character. It is a great technique used to convey the progress of action of the play by means of expressing to characters thoughts about a certain character or past, present, or upcoming event while talking to himself without acknowledging the presence of any other person. सबसे पहली बात तो soliloquy, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, soliloquy नहीं है। हम लिख देते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, ध्यान से समझिएगा और हो सके तो गूगल पर सिंपल टाइप करिए। ठीक है, soliloquy या soliloquy का प्रोनाउंसिएशन वहाँ आपको मिल जाएगा। तो soliloquy एक पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है जिसका प्रायः इस्तेमाल किया जाता है ड्रामा में, रिवील करने के लिए उन छिपे हुए विचारों को ऑफ अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के। तो किसी कैरेक्टर के छुपे हुए विचारों को, जो उसके अंदर समाहित होते हैं विचार, उनको रिवील करने के लिए किसी ड्रामा में इस्तेमाल किया जाता है soliloquy का। ये एक ग्रेट टेक्निक होती है जो इस्तेमाल की जाती है टू कन्वे द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले। किसी भी प्ले के जो एक्शन हो रहा है उसमें उसकी प्रोग्रेस को कन्वे करने के लिए। बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कैरेक्टर्स थॉट्स, इससे हम किसी कैरेक्टर के विचार को बताते हैं अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर और पास्ट, किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित कैरेक्टर का या उसके पास्ट का, उसके प्रेजेंट का, या कोई आने वाली घटना के बारे में उसके विचार। ठीक है, जब वो खुद से बात कर रहा होता है विदाउट एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, और वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन इंक्लूड नहीं होता। जब आप soliloquy की हिंदी ढूंढेंगे तो आपको इसकी हिंदी निकल कर आएगी स्वभाषण, वो भाषण जो अपने आप को ही दिया जा रहा हो। ठीक है, लिटरेचर में इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर फॉस्टस, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, वहाँ पर एक लाइन आती है, येट आर्ट दाउ स्टिल बट फॉस्टर्स एंड अ मैन। यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर खुद से बोल रहे हैं, ये इनकी फर्स्ट soliloquy थी इसमें, और यहाँ पर वो बता रहे हैं फॉस्टर्स अपनी लाइफ के मोटिव्स, इंटेंशंस को। इसी से हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में प्ले में क्या होने वाला है। नेक्स्ट टर्म है स्टैटिक कैरेक्टर। A static character is one that does not undergo inner changes or undergoes a little change. It is a character that does not develop or grow, such as Sherlock Holmes and James Bond. Static character वो होते हैं जो किसी भी आंतरिक परिवर्तन से नहीं गुजरते या उनके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता। ये कैरेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं करते और बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते किसी भी कहानी में। यानी अगर स्टार्टिंग में कंजूस है तो लास्ट तक कंजूस रहेगा, स्टार्टिंग में क्रूअल है तो लास्ट तक क्रूअल रहेगा। ठीक है, पैसिव है पैसिव रहेगा, एक्टिव कैरेक्टर है तो एक्टिव कैरेक्टर रहेगा लास्ट तक। बिल्कुल ऐसे जैसे शेरलॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड को देखते हैं, वो एक स्टैटिक कैरेक्टर है।
पूरी फिल्म में सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर वो थोड़े बहुत मजाक आए तो लास्ट में जाके सीरियस हो जाएंगे, या स्टार्टिंग में सीरियस हो तो लास्ट में जाके लवर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैटिक कैरेक्टर का एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, ड्रैको माल्फॉय, हैरी पॉटर आपने देखी होगी। ये बंदा सभी पार्ट्स में सेम रहा। उसको पता था कि वोल्डेमॉर्ट और जो डेथ ईटर्स हैं वो इविल हैं, लेकिन फिर भी वो बिलीव करता था कि वो प्योर ब्लड्स जो हैं वो वर्दी हैं, और जो मड ब्लड्स हैं या मगल्स हैं, जो इंसानी बच्चे हैं, उनको जादू सीखने का कोई हक नहीं है। पूरे की पूरी सीरीज़ में ये बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यही स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म है सटायर। Satire is a technique employed by writers to expose and criticize foolishness and corruption of an individual or a society by using humor, irony, exaggeration, or ridicule. It intends to improve humanity by criticizing its follies and foibles. A writer in a satire uses fictional characters which stand for real people to expose and condemn their corruption. Satire एक तकनीक है जो राइटर इस्तेमाल करता है एक्सपोज करने के लिए, भंडाफोड़ करने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए फूलिशनेस और करप्शन किसी एक इंडिविजुअल का या किसी सोसाइटी का। और वो सटायर का इस्तेमाल किसी के फूलिशनेस और करप्शन को जागर करने के लिए करता कैसे है? उसमें वो ह्यूमर का इस्तेमाल करता है, आयरनी का इस्तेमाल करता है, एक्सेजरेशन का इस्तेमाल करता है, बढ़ा चढ़ाकर कहता है बातों को, या रिडिक्यूल मजाक उड़ाता है सामने वाले की। इसकी जो इंटेंशन है वो होती है ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना, क्रिटिसाइज़ कर कर किसी की कमियों को, ठीक है। और एक राइटर सटायर में हमेशा फिक्शनल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है जो असली लोगों के लिए खड़ा होता है, एक्सपोज करने के लिए और कंडेम करने के लिए उनके करप्शंस को। द रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने 18th सेंचुरी इंग्लैंड की अपर मिडिल क्लास के ऊपर कटाक्ष करा है, सटायर किया है। और वो बहुत ही यंग फैशनेबल लेडीज़ और जेंटलमैन हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा फ्रिवॉलिटी का इस्तेमाल करते थे अपने एक्शंस में। उनको देखिए कैसे उनकी जो वैल्यूज़ हैं फैशनेबल क्लास की, उसको मॉक करते हैं इन लाइनों में वो। वेदर द निम्फ शेल ब्रेक डायनाज लॉ और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्लो और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड। नेक्स्ट टर्म है सिनेक्डकी। Synecdoche is a literary device in which a part of something represents the whole, or it may use a whole to represent a part. Synecdoche may also use larger groups to refer to smaller groups, or vice versa. It may also call a thing by the name of the material it is made of, or it may refer to a thing in a container or packaging by the name of that container or packing. Synecdoche एक literary device है जिसमें किसी भी वस्तु के एक हिस्से से रिप्रेजेंट कराया जाता है उस पूरी वस्तु को, या फिर कोई पूरी वस्तु रिप्रेजेंट करती है उसी के किसी एक हिस्से को। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक उपलक्षण अलंकार, जिसमें आपको बताया जाता था कि उपलक्षण अलंकार जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वही सिनेक्डकी इंग्लिश में होता है। सिनेक्डकी एक लार्जर ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप उस लार्जर ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉलर ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, या फिर स्मॉलर ग्रुप के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्मॉलर ग्रुप का किसी लार्जर ग्रुप को रेफ़र करने के लिए। ये उस धातु का नाम भी हो सकता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, ठीक है, या इट में रिफ़र टू अ थिंग, या आप उस वस्तु के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिस कंटेनर बक्से में या जिस पैकेजिंग में वह रखी हुई है, ठीक है। जब आप उस कंटेनर और पैकेजिंग का नाम इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए। लिटरेचर से इसके एग्जांपल लेते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज की पोयम है। वहाँ पर कुछ लाइनें हैं। द वेस्टर्न वेव वॉज ऑल अ फ्लेम, द डे वॉज वेल वॉज नाइट डन, ऑलमोस्ट अपॉन द वेस्टर्न वेव, रेस्ट द ब्रॉड ब्राइट सन। यहाँ पर वेस्टर्न वेव शब्द आ रहा है, यही सिनेक्डकी है, क्योंकि यहाँ पर समुंदर के लिए इस्तेमाल हो रहा है वेस्टर्न वेव, और वेस्टर्न वेव यानी कि वेस्ट की तरफ की धाराएं, और धाराएं जो हैं वो समुंदर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इट रिफर्स टू द सी बाय द नेम ऑफ वन ऑफ इट्स पार्ट्स, अ वेव, ठीक है। तो समुंदर का ही एक हिस्सा है वेव, उसी से पूरे समुंदर को रेफ़र कर रहा है यहाँ पर पोएट जो है, तो यही सिनेक्डकी होता है। नेक्स्ट टर्म है सेस्टेट।
Sestet originates from the Italian word sestetto, which means sixth. The famous Italian poet Petrarch was the first to have introduced this poetic form in Italian sonnet. This is the second part of the sonnet, while the first part is called octave and comprise of 8 lines. It has 6 lines and also refers to a poem of 6 lines or a 6-lined stanza in a poem, which can be distinguished from other units by line breaks. Hence, a sestet could also be a complete poem of 6 lines or could be a stanza in a poem. सेस्टेट ओरिजिनेट हुआ था इटालियन शब्द सेस्टेटो से, जिसका मतलब होता था सिक्स्थ। फेमस इटालियन पोएट थे पेट्राच, वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस पोएटिक फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था इटालियन सोनेट्स में। ये किसी भी सोनेट का दूसरा हिस्सा होता था। पहला हिस्सा होता था ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइनें होती थी, और दूसरा हिस्सा होता था सेस्टेट, जिसमें 6 लाइनें होती थी। जो 6 लाइनें होती हैं उसी पोयम को हम सेस्टेट कहते हैं। या तो ये पोयम हो सकती है 6 लाइनों की, या 6 लाइनों का किसी पोयम का एक स्टांजा हो सकता है, उसे भी हम सेस्टेट ही बोलेंगे। वो अलग हो सकता है, उसमें अंतर हो सकता है इस सेस्टेट में, और लाइन ब्रेक्स की वजह से एक सेस्टेट जो है वो कंप्लीट पोयम भी हो सकती है और किसी पोयम को कोई स्टांजा भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है सोनेट। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, which means a little song or a small lyric. In poetry, a sonnet has 14 lines and is written in iambic pentameter. Each line has 10 syllables. It has a specific rhyme scheme and a volta or a specific turn. जो शब्द है सोनेट वो इटालियन भाषा के शब्द सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा गाना या छोटा गीत। पोएट्री में ये 14 लाइनों की कविता होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, एक वोल्टा होता है, एक स्पेसिफिक टर्न होता है। इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर इसकी यूजुअली दो ही राइम स्कीम होती हैं। एक तो होती है ए बी सी डी ई एफ जी। एक इटालियन भी होती है इसकी ए बी ए सी डी ई। नेक्स्ट टर्म है स्नार्क, बहुत ही लेटेस्ट टर्म है। स्नार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, snide and remark, which means a sarcastic comment. It is a literary device that is meant to be sarcastic speech. Depending on the subject, the audience and the speaker, snark can be taken as sophisticated, witty or asinine. स्नार्क कॉम्बिनेशन है 2 शब्दों का, स्नाइड का और रिमार्क का। स्नाइड का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यपूर्ण, और रिमार्क यानी टिप्पणी। तो इसका मतलब होता है एक सार्कास्टिक कमेंट, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी। ये लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष वाली स्पीच दी जाती है। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ऑडियंस पर डिपेंड करती है, या स्पीकर कौन बोल रहा है। हर स्पीकर की अपनी स्नार्क हो सकती है, ऑडियंस के हिसाब से स्नार्क हो सकती है, सब्जेक्ट के हिसाब से स्नार्क हो सकती है। ये स्नार्क हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी ठाट बाट वाली, विटी जिसमें बहुत दिमाग लगता हो, और एसिनाइन कहते हैं महामूर्खतापूर्ण, ऊट पटांग हो सकती है। कोई भी ऊट पटांग टिप्पणी लेकिन दिमाग से भरी, विटी, ठीक है। कोई भी एरा गैरा नहीं कर पाएगा स्नार्क का इस्तेमाल अपनी स्पीचेज़ में या अपनी कॉमेडी में या अपने प्ले में या अपनी पोएम में। लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल मिलता है रोमियो एंड जूलियट में, विलियम शेक्सपियर का प्ले। वहाँ जूलियट एक सार्कास्टिक कमेंट करती है रोमियो को उसको नाम को लेकर। वो उसका नाम पूछती है क्योंकि उनके दोनों के परिवार दुश्मन होते हैं और वो कभी एक साथ नहीं रह सकते, उसको ये बात पता थी। तो वो कहती है उससे कि अपना नाम बदल लो, और वो भी अपना नाम बदल लेगी। तो लाइन सुनिए, ओ रोमियो रोमियो wherefore art thou Romeo, deny the father and refuse thy name, or if thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet। ये स्नार्क का बेहतरीन उदाहरण है, व्यंग है और कमेंट है, टिप्पणी है। नेक्स्ट टर्म है सब्जेक्टिव। A subjective point of view is something based on one's opinions, perspectives, beliefs, discoveries, desires and feelings. It has no concern with right or wrong other than the person's opinions of what is right and wrong. Likewise, subjective writing or point of view is based on the writer's own observation and experience. It focuses on the writer's personal point of view and not built on facts that others see or things others go through. सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जो बेस्ड होता है अपनी ही राय पर, पर्सपेक्टिव्स पर, अपनी ही बिलीफ पर, डिस्कवरीज पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर, ठीक है। यानी जो मैं सोचता हूँ वो लिखना सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव की हिंदी ही होती है व्यक्तिपरक।
इसमें कोई कंसर्न नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती क्या सही है क्या गलत है, जो मैं मानता हूँ वो सही है, ठीक है। इसमें किसी दूसरे के राय जो है वो मायने नहीं रखती, क्या सही क्या गलत वो भी मायने नहीं रखता। सब्जेक्टिव राइटिंग या पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो राइटर की खुद की ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। इसमें फोकस किया जाता है राइटर की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का, और जो भी कुछ वो लिखता है वो बिल्ड नहीं होता तथ्यों पर या फिर उन चीज़ों पर जो दूसरे देखते हैं या दूसरे सहन करते हैं। जो राइटर चाहता है, जो समझता है, सोचता है, जानता है, वही वो लिखता है, उसी को सब्जेक्टिव राइटिंग या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है surrealism. The term surrealism indicates a specific thought and movement in literature, the arts, and theatre, which tries to integrate the confused realms of imagination and reality. The proponents of surrealism endeavor to mix up the differences of conscious and unconscious thought through writing and painting by using irrational juxtaposition of image. ये जो टर्म है surrealism, ये इंडिकेट करती है उस विशेष विचार को या उस विशेष मूवमेंट आंदोलन को लिटरेचर में, आर्ट में और थिएटर में, जिसने कोशिश की है टू इंटीग्रेट द कन्फ्यूज्ड रिलम्स ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। वास्तविकता और कल्पना के जो उलझे हुए रिलम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की, उनको संवारने की, सजाने की या उनकी उलझने मिटाने की। जो surrealism के प्रोपोनेंट्स हैं वो एंडोवर करते हैं टू मिक्स अप द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट को। हमारे जितने भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस विचार होते हैं वो किस तरह से मैंड होकर एक साथ किसी एक राइटिंग में, किसी आर्ट में, किसी और दूसरी कला में आ सकते हैं, चाहे वो लिखने के थ्रू है, पेंटिंग करने के थ्रू है। इसमें हम किसी भी तरह से इरेशनल जक्स्टापोजिशन करते हैं इमेजेस का, ठीक है। अतार्किक होगा सब कुछ, और उस अतार्किकता के साथ हम अपनी इमेजेस को एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगाएंगे। अब इसे मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझा देता हूँ कि surrealism का मतलब क्या है, ये क्या मूवमेंट था। जब कोई भी पोएट, कवि, कोई पेंटर जब पेंटिंग बनाता था, जब कोई कवि कविता लिखता था, कोई राइटर कुछ और चीज़ें लिखता था, तो वो अपनी कला में रैशनलिज्म का इस्तेमाल करता था। वो ये सोचता था कि यार कहीं मैं तर्क से तो नहीं हट रहा, कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिख दे रहा जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, जो एक दूसरे से संबंध ही ना रखती हों, ठीक है। तो बहुत दिमाग लगाता था जो कलाकार है, वो अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में उलझन में रहता था। कल्पना तो कह रही है कि वो चांद तारे तोड़ लाए प्रेमिका के लिए, वास्तविकता कह रही है कि चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते, तो वो उलझन में है कि क्या करे। इन्हीं उलझनों से दूर जब एक राइटर बिल्कुल इरेशनल इमेजेस का इस्तेमाल करता है, तर्क नहीं, लेकिन जो उसके मन में आया उसने वो लिखा, तर्क का ध्यान नहीं रखा, वही मूवमेंट surrealism कहलाया। इस मूवमेंट से फ़ायदा ये हुआ कि बहुत कम राइटर और पोएट या पेंटर या थिएटर आर्टिस्ट ऐसे रहे जो अपने आप को पूरी तरह नहीं उभार सके। इस मूवमेंट के बाद जिसको जो करना था उसने किया, उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि मैं तर्क के साथ काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस मूवमेंट की। इनिशिएटेड बाय एंड्रे ब्रिटन, surrealism is a kind of artistic movement started in the French capital Paris during the 1920s. This movement lasted until the 1940s. Britain, a famous writer as well as a philosopher, boosted this movement further by publishing manifesto, the Manifesto of Surrealism. ये जो पूरा का पूरा आर्टिस्टिक मूवमेंट है ये स्टार्ट किया था एंड्रे ब्रिटन ने फ्रेंच कैपिटल पेरिस में 1920 के दौरान। ये मूवमेंट 1940 तक चला, और ब्रिटन एक फेमस राइटर थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने इस मूवमेंट में जान फूंक दी थी अपना एक मैनिफेस्टो पब्लिश करके, और उस मैनिफेस्टो का नाम था द मैनिफेस्टो ऑफ surrealism. surrealism का एक एग्जाम्पल सुनिए इन्हीं का, एंड्रे ब्रिटन का, फ्रीडम ऑफ लव। उसकी कुछ लाइनें लिख रहा हूँ मैं। माई वाइफ विद द हेयर ऑफ अ वुड फायर, with the thoughts of heat lightning, with the waist of an hourglass, with the waist of an otter and the teeth of a tiger. My wife with the lips of a cockade and a bunch of stars of the last magnitude, with the teeth of tracks of white mice on the white earth,
with a tongue of rubbed amber and glass, my wife with the tongue of a stabbed host. मतलब पढ़ोगे तो लिटरली कभी कभी तो हंसी भी आती है कि ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है, सरलिज्म का। इन लाइनों में अगर आप देखें तो देखेंगे कि जो ब्रिटन है वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी वाइफ की तुलना करते वक्त वो वुड फायर का इस्तेमाल करते हैं, आवर ग्लास से तुलना करते हैं, टीथ ऑफ टाइगर से तुलना करते हैं। अब बताओ किसी इंसानी बीवी का जंगल की आग से, ठीक है, आवर ग्लास से, ठीक है, किसी बाघ के दांत से क्या संबंध हो सकता है? इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये इर्रेशनैलिटी है और इर्रेशनैलिटी के साथ ही इन्होंने इन सभी इमेजरी को पुट टुगेदर किया है एक साथ, ठीक, इसी को सरलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिनेसिस। Synesis is a conventional grammatical term derived from a Greek word that means unification, sense, meeting, or realization. It is a rhetorical device in which the traditional grammatical agreement of syntax is replaced by an agreement in its sense. In other words, synesis is a grammatical construction that is in agreement with the sense instead of the strict syntax. It is used to highlight the word's construction according to the sense, not its morphosyntactic form. सिनेसिस एक कन्वेंशनल ग्रामेटिकल टर्म है जो ग्रीक भाषा से बनी है और इसका मतलब होता है यूनिफिकेशन करना, सेंस पैदा करना, मीटिंग या रियलाइजेशन। रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल एग्रीमेंट जो होते हैं सिंटेक्स के, उन्हें हम बदल देते हैं उन एग्रीमेंट से जो सिर्फ सेंस पर आधारित होते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सिनेसिस एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो सिंटेक्स पर बेसिस ना होकर सेंस पर बेस्ड होता है। यानी अगर मैं ग्रामेटिकल रूल की बात करूं तो कोई सेंटेंस बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे रूल्स। लेकिन मैं इन रूल्स का ख्याल ना करके एक सेंटेंस लिख दूं जो सेंस पर आधारित हो और उसे पढ़ने वाला सेंस के अकॉर्डिंग उसका सही मीनिंग निकाल ले, वही सिनेसिस होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है हाईलाइट करने के लिए शब्दों के कंस्ट्रक्शन को सेंस के अकॉर्डिंग, ना कि उनके मॉर्फोसिंटैक्टिक फॉर्म में, ठीक है, यानी उनके आधारित या पहले से ही नियोजित नियमों के अनुसार। एग्जाम्पल सुनिए, एक एनिमल हाउस बाय हॉरल्ड रामिस, डगलस कैनी एंड क्रिस मिलर की एक रचना है। तो उसकी एक लाइन है, फैट, ड्रंक एंड स्टूपिड इज़ नो वे टू गो थ्रू लाइफ सन। तो यह फैट, ड्रंक और स्टूपिड तीन सब्जेक्ट हो गए, आर आना चाहिए, इज़ लगा रखा है, यही सिनेसिस है, ठीक है। लिटरेचर से एग्जाम्पल और लेते हैं, जॉर्ज ऑरवेल का नावल 1984, उसकी लाइन है, फॉर आफ्टर ऑल हाउ डू वी नो दैट 2 and 2 make 4। तो यहाँ 2 and 2 make 4 एक्चुअल में होना चाहिए था 2 and 2 makes 4, लेकिन यहाँ 2 and 2 make 4 आया सेंस पर अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंस भी नहीं, लॉजिक के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में अगर हम ग्रामेटिकली जाते तो यहाँ मेक्स ही आता, लेकिन लॉजिक वो कह रहे हैं कि 2 and 2 दो सब्जेक्ट से नज़र आ रहे हैं उन्हें, तो उन्होंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसी को बोलते हैं सिनेसिस। सिनेसिस को जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसकी हिंदी निकल कर आएगी, अर्थ के प्रभाववश व्याकरण के नियम की अवहेलना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सेस्टिना। सेस्टिना इज अ टाइप ऑफ अ पोएम दैट कंटेन्स 6 stanzas, each stanza having 6 lines, while a concluding 7th stanza has 3 lines called envoy, which is also known as tornado. As sestina derives the name from fixed structure and characteristics, it is as popular as the sextine. Unlike other poetic forms, sestina does not rhyme. However, it has rhythmic quality or on account of the repetition of the final 6 words of the first stanza that recur in the remaining poem. Hence, a sestina follows the rule of an end word pattern. सेस्टिना एक तरह की कविता है जिसमें 6 स्टांजाज होते हैं और हर स्टांजा में 6 लाइनें होती हैं। इसमें एक 7वां स्टांजा भी होता है जिसमें सिर्फ 3 लाइनें होती हैं, उसे एनवॉय कहा जाता है। उसका दूसरा नाम टॉर्नाडो भी है। सेस्टिना जो है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर की पोएम होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स होते हैं और ये इतनी ही पॉपुलर है जैसे कि सेक्सटिन होती है। सेक्सटिन भी एक तरह की कविता है। अनलाइक अदर पोएटिक फॉर्म्स, दूसरी
पोएटिक फॉर्म्स की तरह नहीं, सेस्टिना जो है वो राइम नहीं करती है, लेकिन उसके अंदर रिदमिक क्वालिटी ज़रूर होती है। वो रिपीटिशन की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि जो फाइनल 6 वर्ड्स होते हैं पहले स्टैंजा के, वो दोबारा रिमेनिंग पोएम में आते हैं। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेस्टिना जो है वो एंड वर्ड पैटर्न को फॉलो करती है, ना कि राइमिंग स्कीम को या रिदमेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। सेस्टिना की हिंदी डिक्शनरी में लिखी हुई मिलेगी आपको 6 पंक्तियों की 6 छंद वाली कविता। लिटरेचर में एग्जाम्पल हैं इसके, एल्टाफोर्टे, एजरा पाउंड की एक सेस्टिना है, इन्होंने लिखी है। आ मिरेकल फॉर ब्रेकफास्ट, एलिजाबेथ बिशप की पोएम है, ठीक है। पैसेज मोरालिस, W.H. ऑडेन की कविता है। ये सभी सेस्टिना के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टर्म है सिबिलेंस। Sibilance is a literary device where strongly stressed consonants are created deliberately by producing air from vocal tracts through the use of lips and tongue. Such consonants produce hissing sounds. However, in poetry it is used as a stylistic device, and sibilants are used more than twice in quick succession. Most of the times the S sound is the sibilant. जो सिबिलेंस है ये एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जानबूझकर, एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी जीभ के और होठों के इस्तेमाल से निकलता है। ये कॉन्सोनेंट्स हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पोइट्री में ये एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिबिलेंट्स एक के बाद एक इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 बार आता है, सक्सेशन में 2 वर्ड होते हैं और दोनों वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, और जब आप उन्हें बोलेंगे तो आपके मुंह से जो हवा निकलेगी तो वो जो हवा होगी वो थोड़ा हिस साउंड क्रिएट करेगी। मोस्ट ऑफ टाइम जो एस साउंड होता है वही सिबिलेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार एस साउंड का ही सिबिलेंट होगा। सिबिलेंस और रिपीटिशन में कोई फ़र्क नहीं होता है, रिपीटिशन का एक तरीके से अंग मान लीजिए आप सिबिलेंस को। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक लाइन मैं बोलूँ सिबिलेंस की, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। यहाँ पर सभी वर्ड बी से स्टार्ट हो रहे हैं और बी एक कॉन्सोनेंट है, स्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट है, और जब आप इसे बोलते हैं तो जीभ और होठों दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एस वाला एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, तो एस 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 लगातार आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है, ये भी सिबिलेंस होता है। नेक्स्ट टर्म है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इन लिटरेरी वर्क्स. Simply it occurs when incongruity appears between expectations of something to happen and what actually happens instead. Thus, something entirely different happens from what audience may be expecting, or the final outcome is opposite to what the audience is expecting. Situational irony generally includes sharp contrasts and contradictions. The purpose of ironic situations is to allow the readers to make a distinction between appearances and realities and eventually associate them to the theme of a story. Situational irony एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे आप आसानी से किसी भी लिटरेरी वर्क में पहचान सकते हैं. सिंपली ये तब होती है जब कुछ हो रहा हो और जो कुछ हुआ है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था, या फिर वो हुआ जो आपने कभी सोचा ही नहीं था. ये बिल्कुल समथिंग एंटायरली डिफरेंट हैपन्स, बिल्कुल अलग चीज़ होती है जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होती है, या जो फाइनल आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है वो उसके अपोजिट आता है जो ऑडियंस आशा कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप आशा कर रहे हैं कि लास्ट में लड़के हीरो और हीरोइन मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलते, तो ये एक सिचुएशनल आयरनी हो जाती है. सिचुएशनल आयरनी जनरली इसमें शार्प कंट्रास्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, यानी कि विपरीतात्मक बातें होती हैं इसमें. जो पर्पज़ है आयरॉनिक सिचुएशंस का वो रीडर को अलाउ करता है ताकि वो डिस्टिंक्शन कर सके, अंतर समझ सके जो दिख रहा है और जो वास्तविकता है उसमें, और इवेंचुअली एसोसिएट कर सकें रीडर्स स्टोरी की थीम के साथ. लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल हमें हैरी पॉटर में मिल सकता है, J.K. रोलिंग ने लिखी है. हैरी पॉटर के 7 नॉवेल्स थे इस सीरीज़ में, और जैसे जैसे आप एक एक नावल पढ़ते जाते हैं तो ऑडियंस को ये विश्वास होता जाता है कि हैरी पॉटर जो है वो वोल्डेमॉर्ट को मार देगा.
लेकिन हमें लास्ट नॉवल में पता चलता है आके कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए पहले हैरी पॉटर को खुद मरना होगा। यही सिचुएशनल आयरनी है। रीडर या ऑडियंस जो है वो इस बात पर बिलीव करे बैठी है कि हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट को मार देगा, लेकिन उसको मारने के लिए पहले मरना पड़ता है हैरी पॉटर को। नेक्स्ट टर्म है सब प्लॉट। A literary technique, subplot is a secondary plot or a strand of the main plot that runs parallel to it and supports it. It is usually found in plays, novels, short stories, television shows, and movies. It is also known as a minor story or as B or C story. Its purpose is to add complexity and depth to the story and thereby increases tension, a state of high interest and suspense about events in a story. Not only does it show various aspects of the characters, connecting the readers with them, but it is also a story within a play. ये एक लिटरेरी टेक्निक है। सब प्लॉट एक सेकेंडरी प्लॉट होता है या स्ट्रैंड ऑफ द मेन प्लॉट से कटा हुआ कोई हिस्सा कहानी का जो मेन प्लॉट के पैरेलल समांतर चलता है किसी भी कहानी में, उसका समर्थन, उसका सपोर्ट करते हुए। ये यूजुअली प्लेज में मिलता है, नॉवेल्स में मिलता है, शॉर्ट स्टोरीज़ में, टेलीविज़न शोज़ में, मूवीज़ में मिलता है। इसे हम माइनर स्टोरी या स्टोरी बी, स्टोरी सी के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्पस होता है किसी भी कहानी में गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को ऐड कर देना। इसी वजह से ये टेंशन बढ़ाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है, सस्पेंस पैदा करता है कहानी के बारे में। ये ना सिर्फ कैरेक्टर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को शो करता है, बल्कि ये रीडर को उनके साथ कनेक्ट भी करता है कैरेक्टर्स के साथ, और ये एक कहानी होती है कहानी के अंदर। ठीक है, तो यही एक्चुअल में लाइन से सब प्लॉट समझ में आता है कि इट इज़ अ स्टोरी विद एन स्टोरी। सब प्लॉट को लिटरेचर में समझाते हैं किंग लियर, विलियम शेक्सपियर का आपने पढ़ा होगा। किंग लियर में एक कहानी तो किंग लियर, उनकी बेटी कॉर्डेलिया, रीगन और गॉन्ड्रिल की चल रही है। इसी के अलावा एक कहानी और चलती है किंग लियर के अंदर जिसमें अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर होते हैं, उनके बेटे एडमंड और एडगर की कहानी होती है। तो इन तीनों बेटियों और बाप की कहानी के साथ साथ ये कहानी एक बाप और एक जायज़ औलाद और एक नाजायज़ औलाद की कहानी भी साथ साथ पूरे प्ले में चलती है। इसी को सब प्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिंकपी। Syncope is a literary device that can be defined as the contraction or the shortening of a word by omitting sounds, syllables or letters from the middle of the word, such as bosun for the word boatswain, similarly near for the word never, and forecastle for the word forecastle are also used. From these examples, syncope can also be defined as the dropping of the unstressed vowels, letters or syllables or dropping the consonants from the middle of a word. syncope एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी शब्द को छोटा कर देना या संकुचित कर देना, उसके साउंड को मिटाकर, उसके सिलेबल्स को हटाकर, लेटर्स को हटाकर उस शब्द के बीच में से। जैसे बॉट्सवेन शब्द को बॉसन पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, नेवर को नेव भी लिखते हैं, फोकासल को फोकासल भी लिखते हैं, इसमें र पढ़ा ही नहीं जाता, फोकासल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इन एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आती है कि शायद सिंकपी ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब आप अनस्ट्रेस्ड वॉवल्स को हटा दें, लेटर्स को हटा दें, सिलेबल्स को हटा दें या कॉन्सोनेंट्स को हटा दें किसी भी शब्द के बीच में से। लिटरेचर में इसके एग्जाम्पल हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम। वहाँ पर एक लाइन है द रोड एक्सटेंडेड ओवर द हीथ। तो ओवर द हीथ, यहाँ पर ओवर द हीट वी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को हटाया गया है यहाँ पर। यही सिंकपी होता है। नेक्स्ट टर्म है सिनेस्थीसिया। In literature, synesthesia refers to a technique adopted by writers to present ideas, characters, or places in such a manner that they appeal to more than one sense, like hearing, sight, smell, and touch at a given time. लिटरेचर में सिनेस्थीसिया एक तकनीक है जो राइटर अडॉप्ट करते हैं किसी भी विचार को प्रस्तुत करने के लिए, कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए, जगह को प्रस्तुत करने के लिए, इस तरीके से कि जब रीडर पढ़े तो उसे अपने कई सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़े, या उसमें जब आप उस लाइन को पढ़ें तो आपको लगे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा सेंस की बात हो रही है या एक से ज़्यादा सेंस आपको वहाँ नज़र आए, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, टच करना एक ही समय में। जब राइटर पोएट एक से ज़्यादा सेंसेस की बात करता है, आप उसी में सिनेस्थीसिया कह सकते हैं उसी चीज़ को। एग्जाम्पल से सब कुछ समझ जाएंगे आप।
द डिवाइन कॉमेडी डांटे की लिखी हुई रचना, उसकी एक लाइन है, बैक टू द रीजन वेयर द सन इज साइलेंट। तो देखिए जब आप सन को पढ़ेंगे तो ये सेंस ऑफ साइट है क्योंकि सूरज आपको दिखता है, साइलेंट वर्ड को पढ़ेंगे तो ये सेंस ऑफ हियरिंग है, ये आपको सुनना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा चीज़ साइलेंट है या नहीं है। तो सन इज साइलेंट में ही सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल डांटे ने किया है। सो आई होप आपको ये सभी लिटरेरी टर्म समझ में आ गए हैं। 4 काम ज़रूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।